सुमति अय्यर की कलम से चैनल के समस्त श्रोताओं को मेरा यानी नमिता सचान सुंदर का स्नेहिल अभिवादन। सुमति जी की कहानी देहांतरण के प्रथम भाग में आप सब आजी, बाबू, शर्वरी, अज्जू के संसार से और उस घर से मिल चुके हैं। तो आज चलिए चलते हैं इन पात्रों की यात्रा में कुछ और दूर तलक उनके साथ। प्रस्तुत है सुमति अय्यर की कहानी देहांतरण का द्वितीय भाग। आजी, आप गई हैं कभी उस पहाड़ी में? सरवरी ने पूछा था। वे हंसी थी, एक आत्मीय सी हंसी। कहाँ, जब भी बाबू का प्रोग्राम बना मेरे पैर भारी होते, सब हो आते मुझे छोड़कर। कहीं नहीं, वो लाड़ो बस मंदिर है वहां, तो चढ़ो तो पग पिराए सो अलग। बड़ी जिज्जी बोली, अवधि और मालवी का मिला जुला लहजा। वो इस घर को समझना चाहती थी, पर उससे पहले ही दिन लग गया था कि यह घर न अज्जू का है न अप्पा का, बल्कि बाबू का है। बाबू की बैठक बाहर वाले कमरे में होती, वहीं अपने तखत पर गांव तकिए के सहारे वे बैठे रहते। समाचार पत्र होता या शतरंज की बिसात या फिर किताबें। अक्सर कोई ना कोई उनके पास होता। नाश्ते के दौर चलते रहते। खाने पर भी वे कहाँ अकेले होते। बाहर का कोई ना कोई होता ही, जिसे साग्रह खिलाया जाता। घर के बने पापड़, भुजिया, अचार। पहले दिन उसे चौका छुआने की रस्म पूरी करनी थी। आज तो भाई दक्षिण का खाना खाएंगे, मुकुलदा ने ऐलान कर दिया था। उसके तो हाथ पांव फूल गए थे। भोपाल में तो सब साझे का था। अज्जू सब्जी काट देता तो वो छौंकती, वो मिक्सी में मसाले पीस देता तो वो ठेठ दक्षिण की महक का सांभर बनाती। मिलजुल कर बनता था सब कुछ। पर यहाँ इतने लोगों के बीच उसे अपना पाक कौशल दिखाना था। उसका रुआसा चेहरा देखकर अजय ने जाकर आजी से जाने क्या कहा कि वे खुद चली आई थी अजय को साथ लिए। फिर तो क्षणांश में सब हल हो गया। आजी उसके पास बैठी रही, अजय उससे पूछकर हिदायतें देता रहा। खाने की खूब तारीफ हुई। मिलजुल कर खाना खाया गया और फिर दोपहर ढोलक लेकर औरतें आंगन में बैठ गईं। आजी की आवाज अलग थी। आज्यो रे बदरवा जाए तू तो सैया जी के खेता बरसों रे। आजी ने उसे पास खींचकर दोनों हाथों में कड़े पहना दिए थे। बाबू का मिजाज भी उस दिन आम दिनों से अलग था। उसी शाम वे बाहर सहन के पास एक कमरा उठवाने की बात कर रहे थे। अब तुम लोग आते जाते रहोगे ना? उसी ने तब बात चलाई थी कि लगे हाथ चौके की भी मरम्मत हो जाए। आंगन में ही तार बांध दिए जाए ताकि कपड़े वहां सूखे और सूखते कपड़े पहाड़ी के बीच ना आए। और बिना जाने क्या क्या बाबू बातें करते रुक गए थे। औरतें भीतर हो गई थी। क्यों अज्जू, क्या कह रही है लाड़ी? हाँ बाबू, चौके की मरम्मत होनी चाहिए, बहुत टूट फूट गया है, अजय ने कहा। वो आर्किटेक्ट नहीं था, उस समय सरबरी का पति था। तू कब गया वहां? तपाक से पूछा था। आश्चर्य की बात थी कि चौके के बारे में बाबू तक को कुछ नहीं पता। पूरे मकान का रंग रोगन होता रहा, पर चौका हमेशा उपेक्षित रहा। बहरहाल
आजी के चेहरे पर एक चमकीली छांव फैल गई थी और बाबू ने मरम्मत करवाई थी। मिस्त्री के साथ पहली बार वे चौके में गए। उन्हें वाकई लगा होगा या फिर हाइजीनिक दृष्टिकोण रहा होगा। बहरहाल कुछ सुधार हुआ, पर यह नया कमरा हवादार रहा। मेहमानों में शर्वरी और अज्जू भी शामिल थे, मुकुलदा सुमन भाभी के साथ। शेष लोगों के पास अपने कमरे थे। कमरे क्या, लकड़ी के पार्टीशन थे। शायद घर की मानना थी कि दाम्पत्य धर्म के लिए एक खाट काफी होती है, वो भी जब पत्नियां सिर्फ निर्वाह के लिए आती हों, वरना आंगन और छत में बच्चों की जमात के साथ घर की औरतें सोती थीं। बाहर किसी तेज गाड़ी की आवाज से आजी की आंख खुल गई। वो उनके पास झुक आई। आजी, कुछ चाहिए? ला दूं? दूध रोटी या कुछ और? क्या वजह होगा? 10 बजे होंगे आजी। क्षीण मुस्कुराहट को दबाकर लंबी सांस ली आजी ने। अब तक तो सोचती ही नहीं थी कि कब दिन निकलता है, कब रात होती है। अब दिन रात एक एक दिन का हिसाब समझ में आता है। उन्होंने धीमे से कराह ली। बाबू को नाश्ता दे दिया है आजी, अब आप भी कुछ खा लो। उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। पगली फिर बाहर देखने लगी। उस खिड़की से नजर आते आसमान को। बरसों से जैसे उन्होंने उसे देखा ही नहीं था। कितनी हुलसाई लग रही थी आंखें उनकी। लाड़ी, पता है, बचपन में आसमान देखती थी तो सोचती थी मरूंगी तो आसमान के नीचे। सोती थी खुले में, चित्र बनाती थी, पहाड़, पेड़, चिड़िया के, खूब नीले आसमान में उड़ते हुए। फिर सब तस्वीरों में रह गया। आसमान से दोस्ती खत्म हो गई। पुरुष के आने पर घर होता है सिर्फ। घर, घर से जुड़े काम, जिम्मेदारियां, फिर तो बहुत गैर जरूरी हो जाता है आसमान। हाजी, उसने चौंक कर उनका हाथ थाम लिया। आजी की आवाज नहीं, जैसे अनंत प्रवाह का हिस्सा था जो सदियों से दबा पड़ा था। उसे जैसे निकलने को सुराख मिल रहा है। एक चमकीली सी छां थी उनके चेहरे पर। आसमान को ताकती वे आंखें, उनके चेहरे पर पसरा आसमानी फैलाव, सब एकदम नया था। उन तमाम चेहरों में जो पिछले 2 वर्ष से में उसने देखे थे, आजी के वे तमाम चेहरे। कितने कितने चेहरे हैं आजी। उसे खींचकर गले लगाती आजी। ढोलक पर सिंगारी लावणी या गाड़ी तो रटकी रेत मेरे वीरा, उड़ रही गगन ठौर गाती आजी। चौके में उसकी मदद करती आजी। बड़ी जीजी और बाबू के सामने चुपचाप गऊ सी काम करती आजी। बच्चों को दुलराती हलो यानी लोरी गाती आजी। चैती तीज पर ढेर ढेर पकवान बनाती, पूरे श्रृंगार के साथ गणगौर का पूजन करती आजी। पर आज उनके चेहरे पर एक धुलापन है, अनछीना सा, जैसे बहुत कुछ छूटा उनके चेहरे पर फिर आ गया हो। कहाँ था ये अब तक? उस तक पहुंचती आजी की आवाज तो भीतर के जाने कितने सन्नाटे तोड़ती हुई आई है। अम्मा से सुना था उसने कि आत्मा अंत में मुक्त होने के लिए छटपटाती है। पर क्या ये आजी की आत्मा है जो मुक्त होना चाहती है? देह के शिथिल हो जाने के बाद
जब देह की अहमियत खत्म हो जाती है, देह जी चुकी होती है वो सब जो उसे जीना चाहिए था, तो फिर ये कौन सी आवाज है जो आजी की होकर भी आजी की नहीं है? पर शायद ये उनका वजूद है, आजी का, यानी केसरी देवी का, जो इस देह में होकर भी देह के माध्यम से अपने को जी नहीं सकी। वे इच्छाएं, निश्चल सहज इच्छाएं, वो आत्मा कहां से हो सकती है? ना, ये आत्मा की तरफ नहीं है। उसने आजी के माथे पर हाथ रखा, आंखें मूंदी रही। शायद बहुत बोल गई थी। बोली कहाँ, कितना भी बोली हैं, से बाहर आने में बहुत वक्त लगा है ना, इसीलिए थक गई हैं शायद। एक लंबी यातना से गुजर गए हैं शायद विवाह के बाहर आने में। उसने उनके बाल सहला दिए। आज आजी के बाल धोने होंगे। हल्की सी दुर्गंध आने लगी थी गरी के तेल की। शैम्पू कर देगी शीला दी की सहायता से। शांत आंखें मूंदी पड़ी आजी पर ढेर ढेर प्यार उमड़ आया उसे। कभी उन्हें इस तरह बिस्तर पर लाचार पड़े नहीं देखा ना। शुरू में तो उसे लगा था कि आजी जितनी संवेदनशील हैं, उस स्थिति में वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें कतई स्वीकार्य नहीं होगा। शुरू में वे बुड़बुड़ाई भी थी, पर अब शांत पड़ी हैं। घर की पूरी दिनचर्या से बेअसर रह पाना आजी से संभव हो सकता है, ये तो लगा ही नहीं था। वो भी इस घर की औरत होकर, बाबू की पत्नी होकर। सच ही तो है, पहली बार इस घर में आकर लगा था कि नारी मुक्ति, नारी उत्पीड़न पर सेमिनार में भाषण देना, पर्चे पढ़ना, शोध करना अलग है। यहां आकर ही वो समझ पाई थी कि औरतों का पूरा संसार केंद्र में होकर भी उपेक्षित होता है। घर उनसे है, इसलिए कि वक्त पर खाना, धुले हुए कपड़े, सजा साफ घर, उत्सव की खुशियां, बच्चों की चहचहाट, इन सब के पीछे औरत होती है, नींव के पत्थर की तरह दबी। अम्मा भी यही कहा करती थी, औरत के पास सिर्फ घर होता है, पुरुष और उसका घर। कछुए की तरह उसकी पीठ पर लद जाता है घर। फिर तो जहां वो जाती है उसे ही साथ लेकर जाती है। रेल में, बस में स्वेटर बुनती, दफ्तर में घर की, बच्चों की चिंता करती। घर साथ रहता है हर रूप में, चिंता, आशंका के रूप में। कुंवारेपन का आसमान, पेड़, पत्ते सब छूट जाते हैं। पर अम्मा, दोनों एक साथ क्यों नहीं हो सकते? उसने प्रश्न किया था। पगली है तू निरी, भला दोनों एक साथ कहां से होंगे? एक दूसरे के विपरीत होकर भी कैसे एक साथ हो सकते हैं? घर घर है, सुरक्षा के घेरे में। अज्जू, मुझे घर और आसमान दोनों ही चाहिए। उसने झील की मुंडेर पर बैठे अजय के कंधे पर सिर टिकाकर कहा था। ऐसा ना हो कि मेरा आसमान छूट जाए, सिर्फ घर और देह का सच भर रह जाए। ऐसे में हम दोस्त ही ठीक हैं। नहीं होगा शर्वरी, तुम्हारे हिस्से में दोनों होंगे। जितना तुम चाहोगी उतने होंगे। अजय ने उसके बालों को सहसा चूम लिया था। तब उसे कहां पता था कि ये अज्जू था, जिसकी नसों में आजी की अदम्य इच्छाएं दौड़ रही हैं। आजी ने अज्जू के रूप में अपने को जीना चाहा होगा, है ना? तभी तो बाकी बेटे बेटियां बाबू पर गए हैं, उनकी ही संतान। पर अज्जू में आजी की ढेरों छां है। क्या संभव हो जाता है इस तरह संतान के माध्यम से खुद को जी पाना?
बच्चों और पुरुषों के हिस्से का हासिल। कई बार चौके में फिरकनी सी घूमती आजी कुसुमा, शीला, मीना, विमला से पूछने का मन हो आता है कि वे दिन में जितना भी काम करती हैं उसमें कितना काम उनके लिए, सिर्फ उनके लिए होता है। इस घर में तो पुरुषों की आदतें स्त्रियों के जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। नारायण भैया को 4 बजे बिस्तर पर ताजी चाय चाहिए तो भाभी 3:30 बजे नहा धोकर चाय बना कर देती हैं। सुबह औरतें चौके में होती हैं, टिफिन, पुरुषों के नाश्ते की तैयारी में अफरा तफरी में। नहाकर काम करते हुए गुनगुनी चाय हलक में उड़ेलती। ऐसे में उन्हें देख उसे अपनी सुबह याद आती, भोपाल की सुबह। अलग सुबह खिड़की में कोयल का स्वर सुनती तो देर से जगने वाले अज्जू को जगाती। अज्जू, कुक्कू है ना? वो अलसाई नींद में मुस्कुराकर उसे पास खींच लेता और होठों पर एक नरम चुंबन जड़ देता। कितने कितने उन्मुक्त क्षण होते थे। बारिश के छितरे मेह वाली शामों के ढेर ढेर रंगों को जीते हुए कब उन दोनों के बीच एक अंतरंग रात उतर आती। उसे आसपास के दंपतियों को देखकर आश्चर्य होता। शाम होते ही घर से निकलकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जेब खाली करने वाले लोग सचमुच उसे आश्चर्य में डालते। कैसे जी पाते हैं ये इस तरह? क्या दाम्पत्य मौसम को जीना नहीं होता? एक दूसरे को जीना नहीं होता? सिर्फ घर को जीना, सुविधाओं को जीना ही होता है? औरत के हिस्से में चौके को जीना या छोटी मोटी सुविधाओं को जीना ही होता है। लगातार इस एकरस दौड़ में वो जीवन कहाँ छूट जाता है जो पेड़, पहाड़, चिड़िया से शुरू होता है। शायद गुड़िया इसीलिए बचपन में पकड़ा दी जाती है। पहली बार यहाँ आई थी तो कोई माह भर रहना था। उसे अजय को देवास में काम था 15 दिनों का, लिहाजा 1.5 माह वे लोग इंदौर में ही रहे थे। क्यों आजी, अपनी नई लाड़ी को मलहम नहीं दोगी? शीला दी ने एक सुबह टोका था। आजी मुस्कुराई थी। सुमन भाभी ने बताया था कि इस चौके में बहू को चौका संभालने के साथ एक खास मलहम भी तैयार मिलता है। घी, नमक, हल्दी का, छाले नहीं पड़ते। तब तो 12-13 में ब्याह हो जाता रहा था ना। नाड़ा बांधने की तमीज छोरी को नहीं आए कि नाड़ा खोलने वाला हाजिर। बड़ी जिज्जी के इस बेलाक मजाक पर औरतें सिर झुकाकर हंस पड़ी। आजी का चेहरा निर्विकार रहा। सुमन भाभी ने कहा तपाक से, अज्जू ने तो बरनौल का इंतजाम पहले ही कर रखा होगा। हाँ, क्या जमाना है, बड़ी जिज्जी ने कहा था। हमारे जमाने में तो मर्द को पता तक नहीं चले। रात को भी नहीं, उसने शरारत से सुमन भाभी के कान में फुसफुसाकर कहा था। सुमन भाभी हंसी थी, एक विरक्त सी हंसी। अ गेम ऑफ डार्कनेस, कहाँ पता चल पाता होगा। न उनके पास जानने की फुर्सत, न इन्हें बताने की। उसका मुंह खुला रह गया था। उसे याद आया था जब पहली बार दूध के पतीले को हड़बड़ी में हाथ से उतार दिया था तो अज्जू दिन भर छुट्टी लेकर उसके पास बैठा रहा था। चेहरा उतर गया था उसका। द्वितीय भाग में, देहांतरण के द्वितीय भाग में बस इतना ही। आगे की यात्रा पर चलेंगे सुमति अय्यर की कहानी देहांतरण के तीसरे भाग में। धन्यवाद।